हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 24 डिस्कस करने जा रहा हूँ विच टॉक्स अबाउट जॉइंट कन्फेशन। Section 24 says when more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. अब देखो यहाँ पे हम लोग जॉइंट कन्फेशन की बात कर रहे हैं। आज सपोज एक से ज्यादा व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किया हुआ है और वहां पे एक पर्सन कन्फेस कर लेता है, तो क्या उसका कन्फेशन दूसरे को एक्यूज पे अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। Explanation 1. Offense as used in this section includes the abatement of or attempt to commit the offense. Explanation 2. A trial of more persons than one held in the absence of the accused who has absconded or who fails to comply with a proclamations issued under section 84 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section. हम लोग डिटेल में इसको एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो एडमिसिबिलिटी ऑफ अ कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज। अब देखो को एक्यूज क्या होता है, जहां पे एक पर्सन ने ऑफेंस एक से ज्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। आज सपोज मर्डर हुआ है सी पर्सन का, यहाँ पे ए बी डी और ई ने मिल के यहाँ पे सी का मर्डर किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे को एक्यूज है, मतलब एक ही ऑफेंस में एक से ज्यादा ऑफेंडर है, तो उसको को एक्यूज किया जाता है। Section 24 of the BSA Act states that consideration of proved confession affecting person making it and otherwise jointly under trial for the same offense when more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. अब देखो सेक्शन 24 क्या कहता है कि जहां पे एक से ज्यादा ऑफेंडर है, फॉर एग्जाम्पल दृश्य मूवी की बात कर लेते हैं। दृश्य मूवी में चार फैमिली मेंबर जो थे, अजय देवगन, उसकी वाइफ और उनकी दो डॉटर, उन चारों ने मिलके एक पर्सन का मर्डर किया हुआ है। अब उन चारों में से कोई भी एक, सपोज सबसे छोटी बेटी जो उसकी थी वो मूवी में, अगर वो कन्फेस कर लेती है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको एडमिट कर लेगा और वो कन्फेशन को वो बच्ची के अगेंस्ट और उसके फैमिली मेंबर के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स हियर द को एक्यूज। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि वो सेम ऑफेंस होना चाहिए। अगर चारों ने मिलके एक ही ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक पर्सन का जो कन्फेशन है वो बाकी सब पे भी अप्लाई करेगा। बट चारों ने अलग अलग ऑफेंस किया हुआ है। अजय देवगन ने चोरी की, उसकी वाइफ ने डेकोइटी किया हुआ है, उसकी दो बच्चों ने किडनैपिंग या थेफ्ट किया हुआ है, तो देखो यहाँ पे हर हर एक पर्सन ने अलग अलग ऑफेंस किया हुआ है, तो वहां पे एक पर्सन का कन्फेशन दूसरों पे अप्लाई नहीं करेगा। बट जहां पे सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस एक या एक से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हैं, वहां पे एक पर्सन का कन्फेशन दूसरों के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. अब देखो यहाँ पे A और B दोनों ने मिलके C का मर्डर किया हुआ है। अब B ने क्या कहा, स्टेटमेंट कन्फेशन दिया हुआ है कि B and I murdered C। मतलब यहाँ पे कन्फेस कौन कर रहा है, A कर रहा है। ए क्या कह रहा है कि बी एंड आई, आई यहाँ पे ए है, बी एंड आई मर्डर्ड सी, तो यहाँ पे कोर्ट ये कन्फेशन को एडमिट कर रहा है और बी के अगेंस्ट भी इसको यूज किया जा सकता है। ए के अगेंस्ट तो यहाँ पे ये कन्फेशन होगा ही होगा, बट बी के भी खिलाफ जो ए ने गवाही दी है वहां पे भी उसको कंसिडर किया जाएगा। Second illustration, A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B
and that B say A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being jointly tried. अब देखो सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है. सेकेंड इलस्ट्रेशन में ए और बी ने मिलके सी को मर्डर किया हुआ था. यहां पे भी ए और बी ने मिलके सी का मर्डर किया हुआ है, बट ट्रायल सिर्फ ए का हो रहा है. मतलब बी यहाँ पे पार्टी नहीं है, बी यहाँ पे को एक्यूज नहीं है, सिर्फ ए यहाँ पे एक्यूज पर्सन है. तो अगर ए यहाँ पे कन्फेस कर रहा है कि उसने और बी ने मिलके यहाँ पे मर्डर किया हुआ है, तो ये बी के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको ट्रायल पे लिया ही नहीं गया. यहाँ पे ट्रायल ए के अगेंस्ट हो रहा है. तो अगर बी यहाँ पे आके कोई कन्फेशन दे रहा है तो वो ए के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि बी इज नॉट द पार्टी टू द सूट. और अगर वो पार्टी नहीं है तो वो कन्फेशन भी नहीं दे सकता. और अगर कन्फेशन नहीं दे सकता या एडमिट किया जाएगा तो वो ए के अगेंस्ट नहीं यूज किया जाएगा, ना ही वो कन्फेशन बी के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, बिकॉज ही वॉज नॉट द पार्टी टू द सूट. हमने कन्फेशन के इंग्रेडिएंट्स में देखा था सेक्शन 23 में कि जो ऑफेंडर है, एक्यूज पर्सन है, वही कन्फेशन दे सकता है. थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द सूट कन्फेशन नहीं दे सकता. यहाँ पे देखो ट्रायल सिर्फ ए का हो रहा है, बी यहाँ पे ट्रायल पे है ही नहीं, उसको अरेस्ट ही नहीं किया गया. तो अगर बी आके कन्फेस कर रहा है कोर्ट में तो वो ना तो ए के अगेंस्ट में ना तो बी के अगेंस्ट में एडमिट किया जाएगा. when both the parties are jointly tried. देखो ए इलस्ट्रेशन में क्या है, ए एंड बी आर jointly tried, मतलब दोनों को अरेस्ट किया गया फॉर द मर्डर ऑफ सी. सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है, ओनली ए इज अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ सी. यहाँ पे बी को अरेस्ट ही नहीं किया गया. तो अगर बी सामने से भी आके कन्फेस कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट जो है वो एडमिट कोर्ट में ना तो ए के खिलाफ यूज किया जाएगा ना तो बी के खिलाफ. जहां पे दोनों को जॉइंटली ट्राइड किया जा रहा है फॉर द ऑफेंस, वहां पे उन दोनों में से कोई भी एक भी अगर कन्फेस कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट और उसके को एक्यूज के अगेंस्ट भी वो स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा. Confession against co-accused. A confession may be used as evidence against the person making it, and it is a strong piece of evidence. However, Section 24 of BSA Act lays down that when two or more persons are tried jointly for the same offense and the confession made by one of them is proved at the trial, the court may make into consideration that confession against the other accused as well as the accused confessing the guilt, because the admission of his own guilt operates as a sort of sanction which to some extent takes the place of the sanction of an oath and so affords some guarantee that the whole statement is a true one. Section 24 is an exception to the rule that the confession of one person is entirely inadmissible against another, where more persons than one are jointly tried for the same offense. The confession made by one of them, if admissible in evidence at all, should be taken into consideration against all the accused and not against the person alone who makes it if it fulfills the condition laid down in section 24. One of the conditions being that the confession must be substantially implicate the maker himself to the same extent as the other accused person against whom it is sought to be taken into consideration. अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या कह रहा है कि सेक्शन 24 जो है वो एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ कन्फेशन. इन शॉर्ट, सेक्शन 24 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 23. सेक्शन 23 में क्या कहा जाता है कि जो एक्यूज पर्सन है वही कन्फेशन दे सकता है. कोई थर्ड पर्सन या कोई भी स्ट्रेंजर अगर कन्फेस करना चाहता है तो वो एडमिट नहीं किया जाएगा. बट सेक्शन 24 उसका एक्सेप्शन है. सेक्शन 24 में अगर एक से ज्यादा एक्यूज पर्सन है और उसमें से कोई भी एक पर्सन कन्फेस कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट प्रूफ हो जा रहा है या उसको एडमिट किया जा रहा है, इट विल अप्लाई टू अदर को एक्यूज ऑल्सो. मतलब एक व्यक्ति ने, एक एक्यूज पर्सन ने गवाही दी है, कन्फेस किया हुआ है, तो वही कन्फेशन उसके को एक्यूज के अगेंस्ट भी यूज किया जाएगा. इट विल बी एडमिटेड एंड इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट अदर को एक्यूज्ड ऑल्सो. So section 24 is an exception to section 23. Section 23 क्या कहता है, सिर्फ
एक्यूज पर्सन ही कन्फेस दे सकता है और उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है. नो थर्ड पर्सन और स्ट्रेंजर कैन गिव अ कन्फेशन. बट सेक्शन 24 कहता है अगर वो एक्यूज पर्सन है और उसके को एक्यूज है, तो अगर एक पर्सन कन्फेस कर रहा है तो बाकी के को एक्यूज पर्सन पे वो अप्लाई हो जाएगा. इट विल बी एप्लीकेबल टू अदर को एक्यूज पर्सन ऑल्सो. Condition for the application of section 24: before the confession of one accused may be taken into consideration against others, it has to be shown that there must be a joint trial. Second, the joint trial must be permissible under the law. Third, the joint trial must be for the same offense. Fourth, the statement must amount to a confession. And fifth, the court may take such confession into consideration. हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं वो क्या कह रहा है. फर्स्ट, जॉइंट ट्रायल. One of the tests as to whether the confession of an accused person can be used as against his co-accused is whether they are tried jointly. Under section 23, the statement of one accused is admissible as against his co-accused only when they are tried jointly. Confession by a person before he was charged for any offense or after withdrawal of case against him, or confession by persons already undergoing sentence of imprisonment implicating another person in the commission of the same offense are inadmissible. If the person making the confession died and was never brought to trial, his confession would not be admissible under section 24 as the confession of a co-accused. But where during the course of joint trial of two accused, one died, but before his death his confession had been put on the record, it was held that the confession could be used against the other accused. अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या कह रहा है कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए. मतलब दो पर्सन, एक या एक से ज्यादा पर्सन सेम ऑफेंस के लिए उसको वहां पे ट्रायल हो रहा है. सेम ऑफेंस के लिए यहाँ पे ट्रायल हो रहा है, जॉइंटली ट्रायल, एक से ज्यादा पर्सन. इसको यही इलस्ट्रेशन के साथ समझ लेते हैं. यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 1 में ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी. दोनों ने मिल के सी का मर्डर किया हुआ है. तो यहाँ पे ए अगर कुछ कन्फेस कर रहा है तो वो ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट भी एडमिट किया जाएगा. बट जहां पे सिर्फ ए के अगेंस्ट ट्रायल किया जा रहा है, ए इज ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, हालांकि वहां पे बी भी इन्वॉल्व था, बट ट्रायल में सिर्फ ए को लाया गया. तो यहाँ पे बी कोर्ट में आके कुछ भी कन्फेस कर रहा है वो ना तो बी के अगेंस्ट यूज किया जाएगा ना तो ए के अगेंस्ट. सेकेंड सिनेरियो, अगर बी ट्रायल पे नहीं है बट उसने मरने से पहले कन्फेस किया था कि उसने ए के साथ मिलके मर्डर किया, तो यहां पे भी बी का जो स्टेटमेंट है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो ट्रायल पे ही नहीं था. तो पहला इंग्रेडिएंट है दैट जॉइंट ट्रायल हैज टू बी देयर. दोनों को दोनों के ऊपर एक ही साथ एक ही ट्रायल होना चाहिए फॉर द ऑफेंस. यहाँ पे मर्डर ऑफ सी, दोनों को एक ही चार्ज, एक ही ऑफेंस का फॉर द मर्डर ऑफ सी का ट्रायल हो रहा है. यहाँ पे जॉइंट ट्रायल, दो एक्यूज पर्सन यहाँ पे, तो जहां पे दोनों को मिलके एक ही ट्रायल पे पनिशमेंट दी जाएगी, वहां पे को एक्यूज का कन्फेशन उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा. इलस्ट्रेशन ये हमने अभी देखा. Second ingredient, joint trial must be permissible under the law. The expression tried jointly means legally tried jointly, and it is not simply trying them as a matter of fact. For treating a joint trial as a legal joint trial, the accused must be a real one, and it should not be an excuse for joinder of charges which otherwise cannot be joined. In criminal trials, instead of accepting the plea of guilty, the courts normally ask the prosecution to prove the charge by producing necessary evidence. Suppose under section 24, when the accused persons are produced and one of them makes a confession, pleads guilty, and that he and the others have committed the crime in question, the judge, although he is inclined to accept the same with the intention that this confession can be utilized against the other accused who have not pleaded guilty, then the joint trial comes to an end. So, if the court acts with such intention, the joint trial is unlawful and it is unfair legal processes. So, the joint trial must be one which is permissible under law and not unlawful. अब देखो जॉइंट ट्रायल जो है लीगली परमिटेड होना चाहिए.
आज सपोज 5 लोगों ने मिलके, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था चोरी करना, 5 लोगों ने मिलके चोरी करने का तय किया हुआ था। चोरी करते वक्त मामला बिगड़ गया, ठीक है, हालात बिगड़ गए और उसमें से एक ने किसी एक पर्सन का मर्डर कर दिया। वहां पे देखो बाकी 4 लोगों का इंटेंशन या ऑब्जेक्ट मर्डर करना नहीं था, वो चोरी करने के लिए वहां पे गए हुए थे 5 मिलके, बट उनमें से किसी एक का ही इंटेंशन मर्डर करना था। तो यहाँ पे मर्डर के लिए जॉइंट ट्रायल अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम देखा हुआ है कि उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट चोरी था, तो चोरी के लिए यहाँ पे जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। बट जहां पे सिर्फ एक पर्सन का मर्डर का इंटेंशन था, वहां पे जॉइंट ट्रायल नहीं अलाउ किया जाएगा। इट विल नॉट बी परमिटेड अंडर द लॉ। तो जहां पे भी मर्डर हो रहा है और वहां पे वो एक्यूज पर्सन कन्फेस कर रहा है कि उसने मर्डर किया हुआ है, वो स्टेटमेंट बाकी के को एक्यूज पे अप्लाई नहीं होगा। बट जहां पे चोरी का आरोप हो रहा है, वहां पे अगर कोई भी एक पर्सन कन्फेस कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट बाकी पे भी अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो भी इन्वॉल्व थे, उनका भी ये सेम ऑब्जेक्ट था। तो जहां पे लॉ परमिट कर रहा है वहां पे जॉइंट ट्रायल हो सकता है, और जहां पे लॉ परमिट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द वैलिड रीजन, वहां पे जॉइंट ट्रायल या जॉइंट कन्फेशन एडमिट नहीं किया जाएगा। Thirdly, for the same offense, for using confession of one accused against the other, only their joint trial is not necessary. It is also necessary that they should be tried for the same offense. According to the explanation given under section 24, the expression offense includes its abatement and attempt for the same offense, means an identical offense but not an offense of the same kind. In order to constitute the same offense, it is not necessary that the person must have been charge sheeted under one and the same section of BNS. The expression same offense means an offense coming under the same legal definition, under the same section of law, and they must have been charged for an offense within the same definition and arising out of the same transaction. Section 24 deals with a case where several persons are being tried jointly for the same offense. It does not deal with a case of joint trial for a number of offenses, as the expression offense in section 24 is used in singular. अब देखो for the same offense, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। आज ए पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया हुआ है इन द मंथ ऑफ जून। ए ने जून में थेफ्ट कमिट किया, बी ने जुलाई मंथ में थेफ्ट कमिट किया। अब देखो दोनों थेफ्ट में ही फॉल हो रहा है, दोनों ऑफेंस जो है वो थेफ्ट में ही फॉल हो रहा है, सेम ऑफेंस है। बट दोनों ना तो एक दूसरे को जानते हैं और ना तो उन्होंने मिल के चोरी किया हुआ है, तो यहाँ पे सेम ऑफेंस के डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। सेम ऑफेंस में फॉल होने के लिए दोनों ने मिल के एक ही ऑफेंस एक ही टाइम पे एक ही जगह पे कमिट किया होना चाहिए। ए और बी ने मिलके वडोदरा में जून में एक घर पे एक ही साथ थेफ्ट कमिट किया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेम ऑफेंस के डेफिनेशन में वो फॉल हो जाएगा। आज देखो थेफ्ट काफी सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन, तो सबके ऊपर जॉइंट ट्रायल नहीं किया जाएगा। बट जहां पे सब एक या एक से ज्यादा लोग मिलके एक ही जगह पे एक ही समय पे एक ही व्यक्ति पे ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, वहां पे जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। सो दैट इज नोन एज जॉइंट ऑफेंस। Fourthly, the statement must point out the guilt of the accused. The person making the confession must implicate himself to the same degree or to the same proportion as he does of the others accused. If the accused involves himself for a petty offense and implicates the other accused with major offense, then it cannot be proved against the other accused, because the basis of the rule is that he must involve himself to the same proportion as he does of the others accused. So he must also subject himself to the same penalties and pains. To render the confession of one person jointly tried with another admissible in evidence against the latter, it must appear that the confession implicates the confessing person and the other accused. So far the confessional statement of one accused is concerned, it may be taken into consideration against the other accused if it fulfills the condition
laid down under section 24 of the BSA Act, and one of the condition is that the confession must implicate the maker substantially to the same extent as the other accused person against whom it is sought to be taken into consideration. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द स्टेटमेंट मस्ट पॉइंट आउट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज. आज देखो 4 या 5 लोग इन्वॉल्व है चोरी करने में या मर्डर की बात करते हैं. उसमें से एक व्यक्ति कन्फेस कर रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया, वो वहां पे मौजूद था, उसने ट्रेसपास किया हुआ है बट उसने मर्डर नहीं किया, ये वो कन्फेस कर रहा है. तो यहाँ पे जॉइंट कन्फेशन एडमिट नहीं किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति खुद का ऑफेंस कन्फेस कर रहा है जिसकी सजा कम है बट बाकी को एक्यूज पे आरोप कर रहा है जिसकी सजा ज्यादा है, तो वहां पे वो कन्फेशन को एडमिट नहीं किया जाएगा. यहाँ पे वही कन्फेशन एडमिट किया जाता है जो उसके ऊपर और उसके को एक्यूज पे सेम पेनल्टीज और सेम पेन होते हैं. मतलब सेम चार्जेस अगर होंगे तभी उसके को एक्यूज पे उसका कन्फेशन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. आज 5 लोग ने मिलके चोरी और मर्डर की, उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैंने चोरी की बट इन चारों ने मिलके मर्डर किया हुआ है, मैंने नहीं किया, तो उसका ये कन्फेशन एडमिट नहीं किया जाएगा. बट अगर कोर्ट में जाके वो ये कह रहा है कि हम पांचों ने मिलके मर्डर भी किया हुआ है और चोरी भी किया हुआ है, तो देखो इसकी सजा पांचों के लिए सेम है और पनिशमेंट भी सेम है, ऑफेंस भी यहाँ पे सेम है, तो इसको एडमिट किया जाएगा. तो जहां पे कोई व्यक्ति अपने लिए सजा कम कर रहा है बट अपने को एक्यूज के लिए सजा ज्यादा कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या कन्फेस कर रहा है, दैट कन्फेशन विल नॉट बी एडमिटेड. बट जहां पे वो कन्फेस कर रहा है, जहां पे सभी के लिए एक ही लॉ अप्लाई कर रहा है, एक ही पनिशमेंट है, तो वो कन्फेशन को एक्यूज पे भी अप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी एडमिटेड इन द कोर्ट.